हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। देखो, हमारा जो सेशन चला हुआ है उसमें क्या है, हमने कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई किया था जो कि एंशियंट हिस्ट्री के थे। और अब क्या है, हमारा मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन अब पे आप सभी का स्वागत है। भाई देखो, आज का जो कोट है ये क्या है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल। कहने का मतलब ये है कि जो सफलता है ना वो अंतिम नहीं है। आपके सामने हर बार जब भी आप सफल होंगे, कोई ना कोई नई क्या है चुनौती आती रहेंगी। आपके जो एम है वो बदलते रहेंगे टाइम के साथ। किसी एक एम पे आप टिक के नहीं रह सकते। तो कभी भी आप जिस चीज को एम कर रहे हो उसे क्या है ना अपना फाइनल नहीं समझना है कि भाई ये हो गया, अब इसके बाद मेरे लाइफ में और कुछ आगे नहीं करना है मेरे को। नहीं, आपको और भी आगे जाना है, और भी ऊंचाइयां छूनी है। देखो, जो असफलता होती है ना वो घातक नहीं होती। घातक क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस दे के जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात क्या है, आपके अंदर वो साहस होना चाहिए कि जिस चीज को आपने शुरू किया है उसे कंटिन्यू रखने का। बहुत सारे लोग अपनी तैयारी के दौरान यह साहस खो देते हैं और वो अपने जो जिस चीज के लिए उन्होंने ये शुरुआत की थी वो ये नहीं सोचते कि मैंने किस चीज के लिए ये शुरू किया था। आप उससे भटक जाते हो और आप क्या है अपना जो रास्ता चेंज कर लेते हो, जिसके बाद क्या है आप जब आपको ये पता है कि आप उसके नजदीक पहुंचने वाले हो, आप उस ऊंचाई को छूने वाले हो, आपकी तैयारी अच्छी है, एक छोटी सी असफलता है वो आपको बहुत पीछे ले जाती है। आपको घबराना नहीं है ऐसी उसमें। सफलता जो है वो आपको जरूर मिलेगी। आपके अंदर थोड़ा सा साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि आप क्या है उसे पा सको आने वाले टाइम में। और ये जो कोट है ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना छोटी छोटी जो मोटिवेशनल जो थॉट्स होते हैं, हम डेली क्या है हमारे मतलब भाई आंसर राइटिंग से पहले इनको थोड़ा सा देखा करेंगे, ताकि क्या है आप लोगों के साथ पास क्या है कुछ ऐसे कोट्स भी आ जाए जिन्हें क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हो। कहां पे? आपके जो ऐसे राइटिंग होती है, या फिर मान लो इथिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हो। ये तो आज जो था ये मोटिवेशनल था, थोड़ा सा आपको क्या है मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है ना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। आप लोगों के मन में थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन क्या है ना आपको एक थोड़ा सा बूस्ट जरूर देगा। हालांकि हमारी डेली वीडियो आएगी तो थोड़ा बहुत क्या है मोटिवेशन मैं आपको देता ही रहूंगा। आपको बस इतना करना है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो, कछुए की चाल से चलते रहो, खरगोश बनने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 अपना सिलेबस कंप्लीट करो और आप क्या है उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो। तो भाई देखो, हमारा जो सेशन चला हुआ है राइटिंग प्रैक्टिस का, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस है वो किए हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या है, हमारा जो आज का जो सेशन है इसमें मैं 2 क्वेश्चन दूंगा और किसी एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। अब से हम थोड़ा सा ऐसा किया करेंगे कि जो डेली है ना, डेली एक क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन नेक्स्ट डे के लिए आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट डे फिर उसको मैं एक्सप्लेन किया करूंगा। यानी आपको क्या करना है, ट्राई तो दोनों ही करने हैं, जैसे आज का जो है और जो कल के लिए दे रहा हूं उसको। लेकिन कल क्या होगा, जो मैं कल के लिए दे रहा हूं उसको मैंने एक्सप्लेन जरूर उसको मतलब एक्सप्लेन करूंगा। अगले दिन के लिए फिर एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं। आपको बस डेली की डेली क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, मेरे से चेक कराना है कि भाई आपने कितना लिखा है, कैसा लिखा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कोशिश करना कि भाई खुद से लिख सको। ठीक है, अगर मान लो सेल्फ अगर नहीं लिख सकते, खुद से नहीं लिख सकते, तो क्या करो, इसका जो आप आंसर जो है, जो मॉडल आंसर है, वो मॉडल आंसर क्या है आप एक बार उसको देखोगे, देखने के बाद पढ़ने के बाद मॉडल आंसर को हटा के खुद से फिर एक बार पढ़ने के बाद आंसर को फिर से ट्राई करना है। ठीक है,
आप यकीन मानो कुछ दिन लिखोगे, अपने आप धीरे धीरे लिखने की राइटिंग क्या है आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो आज के जो क्वेश्चंस हैं, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो हमारे पास क्या है, थ्रो लाइट ऑन द इंपैक्ट ऑफ अरब कंक्वेस्ट ऑन सिंध। भाई जो सिंध जो प्रांत है वहां पे अरब जो लोग थे उनके जो विजय के क्या क्या प्रभाव पड़े उन पे प्रकाश डालना है। ये देखो यूपी पीसीएस में के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत्स। जो राजपूत है ना, राजपूतों के हार के कारणों के विश्लेषण करना हमें। भाई आपको पता ही होगा कि जो राजपूत जो शासक थे वो एक प्रकार से वॉरियर जो कम्युनिटी है वो मानी जाती थी। आज भी क्या है, आप उनके अंदर वो मतलब भाई वॉरियर टाइप के। एक मिनट रुकना। हेलो, देखिए जो राजपूत जो कास्ट जो थी, राजपूत जो शासक होते थे उनके द्वारा जो भी उस समय मान लो भाई जो जितने भी अटैक हुए थे, इन्वेजन हुए थे, उन सभी को यही लोग क्या है टैकल करते थे। और एक प्रकार से देखे तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यही से तो इंडिया में इन्वेजन होंगे, जितने भी अटैक होंगे। क्योंकि बाकी जो एरिया जैसे यहाँ पे हिमालय आ गया, नीचे आपके क्या है समुंदर आ गए, ये वाला जो एरिया है यहीं से ही तो अटैक होंगे। तो जितने भी अटैक, और ये राजस्थान वाला जो एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा जो राजपूत शासकों का पूरा गढ़ होता था। तो यहाँ पे जो है ना उनके जो मतलब भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे वार लड़े हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि भाई क्यों वो यहाँ पे इतने मतलब भाई पावरफुल और इतने मतलब भाई ताकतवर जो वॉरियर्स होते हुए भी वो कैसे हार गए, क्या ऐसे कारण थे, उनके बारे में क्या एनालाइज करना है। आपको क्या करना है, अभी फिलहाल में कोई भी इनमें से एक क्वेश्चन उठा लो। जैसे कि आप अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ट्राई करो कि भाई जो सिंध प्रांत है उस पे जो अरब विजय है उसके प्रभाव के ऊपर प्रकाश डालो कि भाई जो सिंध प्रांत था, ये जो यहाँ पे जो सिंध प्रांत है यहाँ पे किस प्रकार से अरबी लोगों का अटैक होता है और वो यहाँ पे किस प्रकार से जब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम वगैरह है, उनके अटैक हुए थे। उसके बाद पहला जो अटैक था वो अरबों के द्वारा ही किया गया था, अरब लोग ही आए थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो उन उसके बाद हमारे जो यहाँ पे है ना, ये जो कल्चरली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, वो यहाँ की सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, रिलीजन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। कोशिश करो कि एक कुछ अच्छे पॉइंट्स बना सको। और आपको ये जो लिखना है ये दोनों ही क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखने हैं। तो एक बार आप ट्राई करो 250 वर्ड में, ठीक है। फिर इसका क्या है मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है आपको बताता हूं। और जो ये राजपूत शासक वाला है इसको हम कल करेंगे। ये वाला आपके लिए मैं दे रहा हूं कि उनकी हार के क्या क्या कारण आप लिख सकते हो, अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्या है यूपीपीसीएस के जो यूपीपीसीएस है उसके मेंस से उठाए हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है पास्ट में, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। जिसको ये क्वेश्चन लिखना है एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको क्या है एक बार ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करके देखो एक बार। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो क्या है, जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। भाई देखो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिंध प्रांत है, एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू सारी चीजें एक बार समझाने की कोशिश करता हूं ताकि भाई आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें छप जाएं। देखो जैसे कि ये वाला एरिया है आपका जो सिंध वाला एरिया है, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत पे जो आज के टाइम में पाकिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पे एक राजा होता था और यहाँ पे एक
सिंध प्रांत है उसकी राजधानी थी देवल। क्या नाम था? देवल। देवल यहाँ की राजधानी थी और यहाँ के जो राजा थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिनका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। और उनकी यहाँ पे बंदरगाहें वगैरह थी। तो एक बार क्या हुआ, जो जो तुर्क के जो वहां के जो खलीफा होते थे उनकी कुछ व्यापारिक जो है एक्टिविटीज यहाँ पे होती थी इंडिया के साथ, और वो जो एक्टिविटीज हैं जब हो रही थी तो उस समय वहां पे जब उनकी नाव यहाँ पे पहुंची, जो सिंध प्रांत का जो ये देवल बंदरगाह है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे दाहिर, उन्होंने उन शिप को क्या है कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद तो वहां पे क्या है एक शासक होता था, जो अरब का एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। तो जो अल हजाज है उन्होंने क्या है दाहिर को संदेश भेजा कि आप क्या है ये जो नाव वगैरह है या फिर मान ले जो भी आप ये व्यापारिक एक्टिविटीज हो रही है आप इनको क्या है छोड़ दो, डिस्ट्रॉय ना करो। लेकिन दाहिर ने वो बात मानी नहीं। तो खलीफा के कहने पे जो अरब के शासक है, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी जो पद्धति होती थी वो खलीफा की होती थी, तो कहने पर मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा गया ताकि भाई वो क्या है वो उनकी नाव को छुड़ा के ला सके और इस प्रांत के ऊपर क्या है वो अधिकार जमा सके, ताकि आगे इन फ्यूचर में उनके साथ मतलब भाई ऐसा क्या है ना हो। तो ऐसे में क्या हुआ, जब पहली बार जब अटैक होता है तो वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का, कहां पे? सिंध प्रांत पे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया, अगर एंशियंट हिस्ट्री का अगर देखता हूं कि सबसे पहला इन्वेजन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? अरबों ने किया था। कहां पे किया था? सिंध प्रांत पे। या फिर कौन राजा था? दाहिर था। ठीक है, तो ये जो थे उस समय के जो अरब के शासक कौन थे? अल हजाज। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये कई बार आपके क्या है जब आप पीसीएस में जब प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब यहाँ पे ये अटैक हुआ तो उन्होंने यहाँ पे दाहिर को हराया। ठीक है, और दाहिर क्या था? एक ब्राह्मण जो है ना कम्युनिटी से बिलोंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पे उनको हराया। हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया। लेकिन इनका जो साम्राज्य है ना सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए था। इन्होंने जब पहली बार अटैक किया था तो वो 711 में किया था और इन्होंने 712 से 714 तक यहाँ पे क्या है अपना अधिकार जमाए रखा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और अल हजाज के द्वारा ही उन्हें क्या है कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई। देखो एक बुक है चचनामा, चचनामा करके एक बुक है, उस बुक में इनके क्या है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना पूरी कहानी थी जिसकी वजह से यहाँ पे ये साम्राज्य रहा। अब देखो ये जो है ना साम्राज्य 712 से 714 छोटा सा बहुत ही छोटा पीरियड था, मात्र 2 साल का ही पीरियड था। लेकिन इस 2 साल के पीरियड में बहुत कुछ यहाँ पे आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजन के तौर पे बहुत सारी चीजों में चेंजमेंट आया था। और हमें जो ये इंपैक्ट था ना यही इंपैक्ट बताना था कि भाई क्या क्या इंपैक्ट हुआ। ठीक है, मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दी है कि भाई ये स्टोरी थी। अब क्या है इसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आगे इसमें लिखा क्या जाए और क्या इसका मतलब भाई एक मॉडल आंसर होना चाहिए। चलो देखो 711 में अटैक हुआ तो वो 8वीं शताब्दी थी। तो देखो 8वीं शताब्दी के शुरू में जो सिंध पर अरबों की विजय ने इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डाले, जो भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के पहले बड़े आक्रमण को चिन्हित करता है। ठीक है, उस समय के जो खलीफा थे उनके आदेशों का जो पालन करने के लिए 711 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है उस विजय का नेतृत्व किया। और उस समय जो सिंध जो प्रांत है वहां के जो राजा थे दाहिर, जो कि एक ब्राह्मण राजवंश से बिलोंगिंग करते थे, उनके ऊपर क्या है ये अटैक हुआ। इस विजय ने देखो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तन किए, जिसका तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव पड़े। अब देखो यहां पे 2 चीजें हैं। हमने देखो ये तो एक प्रकार से बैकग्राउंड स्टोरी बता दी जो कि इंट्रोडक्शन में दी गई है,
लेकिन मेन रीजन अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ जो कारण थे ना वो तत्कालिक थे। तत्कालिक का मतलब इमीडिएट कॉज थे, इमीडिएट कारण थे। और कुछ क्या थे, दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब लॉन्ग टर्म। भाई यहाँ पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा वो था। तो हमें क्या है ना, दोनों बताने हैं कि भाई इमीडिएटली क्या मतलब भाई इंपैक्ट पड़े और लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे अगर मैं तत्कालिक या इमीडिएट कारणों की बात करूं तो सबसे पहला देखो भाई, सीधी सी बात है, जब यहाँ पे कोई मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे आ रहा है और वो यहाँ पे आके आपके ऊपर राज कर रहा है, तो सबसे पहला तो क्या हो रहा है कि वो अपना धर्म का प्रसार कर रहा है ना, यही ना। तो क्या करेगा वो, सबसे पहले तो अपने जो जो रिलीजन है उसको उसको स्प्रेड करेगा ना, इस्लाम को स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उनको इस्लाम का जो है ना परिचय वो देखने को मिला। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। हमारी जो मतलब भाई ये वाला एरिया जो दूरगामी एरिया था, जहां पे सिंध सिंध वाला जो एरिया है और जो अरब वाला एरिया है वो थोड़े दूर एरिया पड़ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, पहली बार यहाँ पे इस्लाम का क्या है इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। तो कहने का मतलब जो सिंध विजय है ना, इसने भारतीय इस्लाम की शुरुआत को चिन्हित किया। जबकि जो स्थानीय जो यहाँ की जो आबादी थी ना, जो महत्वपूर्ण जो हिस्से थे यहाँ के, ज्यादातर कैसे कैसे लोग रहते थे, वो रहते थे हिंदू या बौद्ध लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, कई लोग ऐसे थे जो विशेष रूप से व्यापारी और जो शहरी निवासी थे ना, उस समय पे इन्होंने इस्लाम धर्म में भी अपना क्या है कन्वर्जन कर लिया था। मतलब भाई इस्लाम धर्म को अपना भी लिया था। वहां पे जो कुछ व्यापारी वर्ग थे या फिर मान लो शहरी निवासी थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम धर्म को भी क्या है एक प्रकार से मतलब भाई अपना लिया था, इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हुआ, दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या कह रहा है, सांस्कृतिक और धार्मिक जो है ना सह अस्तित्व। अब देखो ये जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए थे तो उनकी जो नीतियां थी ना वो अपेक्षाकृत सहिष्णु थी। सहिष्णु मतलब टॉलरेंट थी। भाई कल्चरल और रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल और जो रिलीजियस सह अस्तित्व मतलब को एग्जिस्टेंस। अब देखो जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या है, यहाँ पे उनका जो है ना वो जो एक प्रकार से उनकी जो नीति थी वो किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं थी। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति दी थी। बस उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी कि जो गैर मुस्लिम होंगे ना वो जजिया कर देंगे। जजिया कर क्या होता था, गैर मुस्लिम जो भी कम्युनिटी होंगी, जो दूसरे धर्म होंगे मुस्लिमों के अलावा, उनको भुगतान के लिए कर देना पड़ेगा। ये जो जजिया कर है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए किसने लगाया तो आपका सीधा सा आंसर क्या रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है, अच्छा इस क्षेत्र में धार्मिक और जो सांस्कृतिक है ना सह अस्तित्व है एक हद तक क्या रहा भाई स्थापना हुई है। मतलब भाई ये मिलजुल के साथ में रहने वाले मतलब भाई लोग क्या है साथ में रहते थे, सभी धर्म मिलके रहते थे। बस थोड़ा सा क्या था कि अदर जो रिलीजन है उनको जजिया कर देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक टॉलरेंट नीति अपनाई थी, किन्होंने वो अपनाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। अब आ जाते हैं दूसरा। तो पहला देखो हमने पहला इस्लाम धर्म का स्प्रेड देख लिया। दूसरा क्या है भाई, राजनीतिक एकीकरण हो गया। राजनीतिक एकीकरण का मतलब क्या है भाई, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किसके साथ, खलीफा के साथ। भाई आप सीधा सा एक एक क्या है एक लॉजिक लगाओ कि भाई खलीफा पूरे एक प्रकार से मतलब भाई इस्लाम कम्युनिटी का मेन हेड या लीडर माना जाता है। अगर सिंध प्रांत उसके ऊपर कोई मुस्लिम साम्राज्य अगर वहां पे अधिकार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो खलीफा क्या है, खलीफा जो है वो भी उसके साथ उसका एकीकरण हो गया ना, राजनीतिक एकीकरण हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया उसका। देखो यहाँ पे शासन और प्रशासन की अगर बात करें भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नेंस की बात करें, ठीक है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखो विजय, इस विजय के बाद क्या हुआ, जो खलीफा के साथ सिंध प्रांत का क्या हो गया एकीकृत किया गया, जिसमें क्या है इस्लामी साम्राज्य का सबसे
सुदूर पूर्वी प्रांत बन गया ये सिंध। यानी जो आप ये बोल सकते हो कि एक्सट्रीम है ना, मतलब भैया डिस्टिंक्ट जो है ईस्टर्न पार्ट बन गया था किसका, इस्लामी साम्राज्य का, जो पूरा इस्लाम का जो साम्राज्य फैला हुआ था उसका। अब देखो इस्लामी कानून रीति रिवाज के आधार पे यहाँ पे शासन और कराधान होने लगे। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि भाई यहाँ पे जो इस्लामिक जो है ना, जो लॉज थे, कस्टम थे, उनके बेसिस के ऊपर यहाँ पे गवर्नेंस और टैक्सेशन सिस्टम शुरू हो गया। और जो यहाँ के जो अभिजात वर्ग को प्रशासन में शामिल किया गया। इसका देखो मतलब क्या है, स्थानीय अभिजात वर्ग, भाई यहाँ पे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, यहाँ पे जो अदर कम्युनिटी के लोग थे, उनको अपने प्रशासन में ऊंचे पद दिए गए। ठीक है, कहने का मतलब जो मोहम्मद बिन कासिम के जो मंत्रिमंडल जो होता था, या जो उनके जो उसमें जो दरबार में बैठते थे, उसमें ब्राह्मण भी बैठते थे। ठीक है, और तो और देखो ये जो जजिया कर था ना, जो हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये जजिया कर, इससे रिलेटेड देखो एक चीज और है कि भाई जो जजिया कर है ये ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था। साथ में ये जो जजिया कर है ये जो विधवा जो महिलाएं होती थी उनको नहीं देना पड़ता था, विडोज को, ना ही ये जो डिसेबल्ड होते थे उनको देना पड़ता था। इसके अलावा जो बच गए उन सभी को ये कर देना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उस समय जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे भी बहुत पावरफुल थे, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यापारी वर्गों में भी वो शामिल थे। तो ये जो है ना, ये दर्शाता है हमें कि उस समय ब्राह्मण कम्युनिटी का दबदबा था। अच्छा ठीक है, अच्छा ये देखो स्थिरता और बुनियादी ढांचा, भाई स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो अरब रूलर है। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब कहीं पे अगर कोई युद्ध होता है और कोई राजा है वो हार जाता है तो वहां पे अस्थिरता तो आई जाती है, लेकिन जैसे जैसे अरब शासक हैं वो यहाँ पे आए तो इन्होंने शांति और स्थिरता भी स्थापित की। मोहम्मद बिन कासिम की जो कर प्रणाली है ना, उनको उन्होंने पुनर्गठित किया। जो टैक्सेशन जो उनका जो एक प्रकार से सिस्टम है उसको इन्होंने इंप्रूव किया, रिवेन्यू सिस्टम जो है उसको इंप्रूव किया, राजस्व संग्रह है उसमें सुधार किया इन्होंने। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या किया, सड़कें, नहरें आदि का भी निर्माण करवाया, उनका डेवलपमेंट किया। साथ में जो व्यापार है और कृषि है उसमें भी सुधार देखा। भाई कोई भी दूसरी जब तरह का साम्राज्य जब आता है तो वो क्या करता है, अपने अनुसार चीजों को चलाएगा, तो कुछ ऐसे सुधार कानून भी लेके आएगा, नहरें सड़कें हैं उनको भी सही करेंगे, तो बुनियादी ढांचे है ना उसका भी विकास देखने को मिला। तो आप यूं बोल सकते हो कि जो यहाँ पे स्टेबिलिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें हमें बहुत सारे सुधार देखने को मिले। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा पॉइंट है व्यापार और आर्थिक प्रभाव। भाई व्यापार और आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो देखो भाई व्यापार जो मार्ग है उसका विस्तार हुआ। पहले क्या होता था कि भाई जो सिंध है ना, सिंध, अब इसका अरब विजय से क्या हुआ, जो मुस्लिम दुनिया है ना, जो वहां पे जो मुस्लिम साम्राज्य था उनके साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, और खलीफा से एक प्रकार से क्या है, खलीफा का जो व्यापार था वो जुड़ गया यहाँ पे। तो सिंध जो है ना मध्य पूर्व, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कहने का मतलब जो एक प्रकार से जो सिंध वाला जो एरिया है, सिंध वाला जो मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, और मिडल एशिया वाला जो एरिया है, इनका जो व्यापार है भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ गया। अब देखो ये जो व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया ये सिंध प्रांत। यहां पे वस्तुओं, ज्ञान, संस्कृति इनका आदान प्रदान होने लगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यापारिक एक्टिविटीज बढ़ी है, जो मार्ग, नए रास्ते खुल गए व्यापार के। ठीक है, अब देखो वाणिज्यिक विकास भी हुआ यहाँ पे। वाणिज्यिक विकास में क्या है भाई, जो अरब व्यापार था उनका जो नेटवर्क था अब सिंध के साथ जुड़ गया, जिसमें कुछ ऐसी बंदरगाहें थी जिन्होंने पूरा योगदान दिया इस व्यापार को बढ़ाने में। जैसे देवल बंदरगाह थी, एक मंसूरा बंदरगाह थी। ये जो बंदरगाहें थी ये इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब भाई स्ट्रेटेजिक क्या है, एक प्रकार से यूं बोल सकते हो व्यापार के
साधन बन गए। यहां से क्या व्यापारिक एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। ये यहाँ पे क्या बंदरगाहों का विकास भी होने लगा। यहाँ पे बहुत सारे जो विकास की जो है ना मतलब भाई डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज बढ़ गई। और जो सिंध जो है ना वो सिंध को एक प्रकार से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी और जो लाल सागर है इनके बीच में समुद्री व्यापार से भी जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब जो अपना जो इंडियन जो ओशन है, फारस की खाड़ी है, यानी भाई इसे क्या बोलते हैं पर्शियन गल्फ बोलते हैं, लाल सागर है, रेड सी है, इनके बीच में व्यापारिक एक्टिविटीज बढ़ गई। और वो भी कैसे? समुद्र के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास व्यापारिक और जो आर्थिक प्रभाव हो गए। अब बात करते हैं सांस्कृतिक बौद्धिक आदान प्रदान की बात करते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो भाई अगर कोई दूसरी तरह का कोई कल्चर हमारे सोसाइटी में आता है तो हम क्या करेंगे भाई? उनकी संस्कृति से आप क्या अवगत होंगे, उनकी भाषा जो है उनसे रूबरू होगे आप। ठीक है, रीति रिवाज है उनको जानोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब वो हमारे ही बीच रह रहे हैं तो हमें क्या है उनकी संस्कृति का पता चलेगा, उनकी भाषा का, रीति रिवाज का। और उससे क्या है जो भारतीय जो है ना भारतीय जो परंपराएं हैं, ठीक है, उनके साथ मतलब भाई एक प्रकार से फलने फूलने लग गई वो। और ये जो है ना आदान प्रदान है भाई सिंध प्रांत की जो कला का, वास्तुकला का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, वो हमें फिर मतलब भाई देखने को मिला। और जो स्थानीय भाषा है, जो स्थानीय शासन है, उसको भी प्रभावित किया इन्होंने। भाई यहां पे क्या हुआ? अनूठी इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक विकास का योगदान देखने को मिला। यानी जो हमारे पास जो संस्कृत के साथ साथ जो इस्लामिक जो है, अरब जो मतलब भाई एक प्रकार से भाषा है, अरबी भाषा है, वहां का जो कल्चर है, रीति रिवाज है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, तो ये जो है ना हमारे यहाँ पे यानी उनके जो कस्टम्स हैं वो सब यहाँ पे हमारे साम्राज्य में फैलने लग गए। और ये हमारी जो संस्कृति का एक अंग बन गया। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ? देखो ज्ञान है वो उसका भी हस्तांतरण हुआ भाई, जैसे ट्रांसफर हुआ नॉलेज यहाँ पे। कल्चरल फ्यूजन के बाद देखो, ये कल्चरल फ्यूजन के बाद यहाँ पे जो आप ये बोल सकते हैं नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, उसके बारे में अगर देखें तो देखो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम विद्वान थे जो व्यापारी थे, वो क्या है अब व्यापार के लिए यहाँ पे आने लग गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ज्ञान है ना, जो मान लो नॉलेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगी। अब वहां पे मुस्लिम जो साम्राज्य था, वहां पे बहुत सारे खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बहुत सारे ऐसे मतलब भाई गतिविधियां थी, कुछ ऐसी मतलब भाई चीजें थी जो वहां पे हुई थी। जैसे अगर मैं बात करूं अरब के आने से, जो एटलस है आप जानते हो, जैसे एटलस है, एटलस का मतलब जो मानचित्रावली है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मानचित्रावली है ना वो अरबों ने शुरू किया था। डेट्स की खेती, खजूर की खेती, कैमल जो हैसबेंड्री है वो यहां पे देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा जो आर्ट और आर्किटेक्चर, अच्छे घोड़ी मतलब भाई नस्ल के जो घोड़े हैं वो यहाँ पे आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इस क्षेत्र में भी हमें इंडिया में डेवलपमेंट देखने को मिले। अब देखो सिंध प्रांत ने भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य पूर्वी और उसके विपरीत वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में भूमिका निभाई है। कहने का मतलब यह है कि भाई कुछ ऐसी वैज्ञानिक और जो दार्शनिक विचार है ना, अब देखो जब व्यापार होगा तो विचारों का भी आदान प्रदान होगा। एक कम्युनिटी है उसके अलग तरह के विचार थे, दूसरी कम्युनिटी के अलग तरह के विचार थे। जब ये विचारों का आदान प्रदान हुआ तो हमारे यहाँ पे नॉलेज भी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है, उसको भी फैलाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिली। अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखो अब थोड़ा सा ना दीर्घकालिक प्रभाव देख लेते हैं। वो जितने भी थे वो इमीडिएट इफेक्ट थे, यानी जैसे ही वो आए थे तो तुरंत हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिले थे, तो वो इमीडिएट इफेक्ट थे। कहने का मतलब भाई तात्कालिक प्रभाव थे। अब दीर्घकालिक प्रभाव देख लेते हैं। देखो भारत में जो इस्लाम है ना, उसको पैर जमाने के लिए एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो कि पहला स्टेप मान लो। अब क्या हुआ, जो सिंध में जो अरबों की विजय ने क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम की पहली महत्वपूर्ण क्या है,
पहल आप इसे मान सकते हो। तत्काल बड़े पैमाने पर क्या हुआ, धर्म मतलब भाई धर्म परिवर्तन नहीं देखने को मिला भाई। उसी समय हमें तत्काल में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन नहीं देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम विजय जो थी और जो दिल्ली सल्तनत आया, मुगल साम्राज्य आया, इन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें बढ़ानी शुरू कर दी और इस्लामी साम्राज्य का की स्थापना की के लिए एक आधार तैयार कर दिया। ठीक है, अब देखो पहला तो सबसे पहला कारण यही होगा कि भाई जो जो इस्लाम की जो स्थापना है उससे पहले इन्होंने अपने पहला कदम एक प्रकार से रख लिया। दूसरा क्या है, भू राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिले। भाई यहाँ के जो है ना भू राजनीतिक है ना, जो आप यूं बोल सकते हो जियोपॉलिटिकल जो है ना शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला इस रीजन में। ठीक है, यानी भू राजनीतिक क्या है, संरेखन में बदलाव देखने को मिला। भाई मुस्लिम शासक है, साम्राज्य को ध्यान जो है ना भाई बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक थे, उनका जो ध्यान है अब भारत की ओर आकर्षित हुआ। जब यहाँ पे ये लोग आए, इन्होंने यहाँ के मंदिरों को देखा, इतनी संपत्ति देखी, इतने सक्षम राजाओं को देखा, तो अब इनका ध्यान भारत की तरफ केंद्रित हो गया और उसी की वजह से इतने अटैक हुए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गोरी भी आए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इन्वेजन भी देखने को मिले। अब देखो मुस्लिम आक्रमण है जो सदियों बाद उत्तर भारत में इस्लामी साम्राज्य जो शासक को का प्रभुत्व स्थापित किया। इन्होंने कई बार ये अटैक हुए, सदियों तक इन्होंने अटैक किए, बार बार अटैक किए। उसके बाद धीरे धीरे इन राजाओं को वो तोड़ते रहे और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक संरचना का प्रभाव। भाई सामाजिक संरचना का प्रभाव इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई उस समय जो सोसाइटी है उसमें क्या मतलब भाई प्रभाव डाला। ठीक है, सामाजिक संरचना पे क्या प्रभाव डाला, तो सबसे पहला देखो स्थानीय शासन में परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय शासन में क्या है भाई, अब इस्लाम अगर आएगा तो वो अपने इस्लामिक कानून शुरू करेगा जिसे शरीयत बोलते हैं, शरिया कानून होता है। ठीक है, इसके तहत क्या था, न्याय है, समानता है, उस पर जोर देने के साथ साथ जो पारंपरिक जो सामंती और जाति आधारित जो है ना सामाजिक संरचनाओं को कुछ हद तक बदल दिया। भाई सीधा सा लॉजिक क्या है, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये आए इन्होंने न्याय यानी जस्टिस, समानता, इक्वालिटी पे जोर दिया। पारंपरिक सामंती, भाई पारंपरिक जो सामंती है भाई यहाँ के जो एक प्रकार से ट्रेडिशनल जो फ्यूडल जो लॉर्ड होते थे, फ्यूडल जो लोग होते थे, सामंतवादी जो विचारधारा वाले, और जाति आधारित यानी भाई कास्ट बेस्ड जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर, उसको कुछ हद तक बदल दिया। क्यों भाई, जो कास्ट, क्योंकि जो जाति व्यवस्था थी यहाँ पे जो प्रमुख रही है, जो क्योंकि इस्लाम धर्म में सभी लोग समान थे, इतनी जाति व्यवस्था का कोई वो नहीं था। तो नीची जाति के कुछ हिंदू जो कम्युनिटी के लोग थे, जब बुद्ध धर्म के लोग थे, उनके लिए एक विकल्प प्रदान हो गया और कईयों ने यहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और ये जो है ना धर्म परिवर्तन जब हुआ तो इससे क्या है, हमारे साम्राज्य मतलब भाई हमारा जो इंडिया है या फिर मान लो जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, वहां पे इस्लाम धर्म ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये इस्लामिक कानून वहां पे आ गया था, न्याय और जो इक्वालिटी की बात हुई, सामंतवादी विचारधारा है उसको दूर किया गया, जाति आधारित सामाजिक संरचनाएं है वो बदल गई थी, तो इससे धर्म परिवर्तन हुआ। साथ में क्या, भूमि सुधार में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। जो भूमि स्वामित्व और कराधान के विशेष रूप के लिए इन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। भाई अरब जो लोग थे उनका जो है ना भूमि सुधार जो कानून थे जो इन्होंने लेके आए, या कर व्यवस्था जो थी, इन्होंने जो नए तरह के कर व्यवस्थाएं लेके आए, उससे क्या वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। और कराधान जो है ना, जो मान लो भाई एक प्रकार से टैक्सेशन जो है वो उसमें एक ऐसी प्रणाली को लागू किया कि जो ब्राह्मण शासकों के अधीन विकेंद्रीकृत प्रणाली की तुलना में अधिक केंद्रीकृत एक समान थी। कहने का मतलब जब ब्राह्मण शासक जो होते थे उस समय डिसेंट्रलाइज्ड प्रणाली थी, उसके अधीन काम होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जैसे ही ब्राह्मण कम्युनिटी हटी
अरबों का शासन आया, उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज तरीके से कर दिया, हायरार्की वाइज कर दिया। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे कि भाई आप यूं बोल सकते हो कि जो राज्य, जो मतलब भाई शासक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एक प्रकार से क्या है, मतलब भाई सामंतवादी विचारधारा जो शुरू कर रखी थी उन्होंने, ठीक है, सामंतों के अधीन होता था। तो उसमें वो लोग पावरफुल होते थे, ब्राह्मण इतना पावरफुल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे केंद्र ज्यादा पावरफुल है और उन सभी के पास एक जैसे अधिकार है। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा पावर दे दी, किसी को कम दे दी, यानी एक प्रकार से अधिक केंद्रीकृत क्या है, यहाँ पे इन्होंने कराधान प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। देखो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष में देखो क्या है भाई, अरबों के इस विजय ने क्या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण था। इस क्षेत्र में इस्लाम का परिचय कराया। देखो ये जितने भी पॉइंट ऊपर लिखे हैं, ये मैं निष्कर्ष में देखो कैसे डालूंगा भाई, इस्लाम का परिचय कराया, दीर्घकालिक सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। ठीक है, इस्लामिक दुनिया से सिंध के राजनीतिक एकीकरण से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नई शासन और प्रशासन प्रणालियों की शुरुआत के माध्यम से आर्थिक समृद्धि भी आई। ठीक है, यद्यपि सिंध ने अरब शासन अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, भाई थोड़े टाइम के लिए ही था, 712 से लेकर 714, फिर भी इनका जो प्रभाव है ना बहुत गहरा था और जिसने भविष्य में भारत में इस्लाम विस्तार के लिए एक मंच तैयार कर दिया। देख रहे हो कितना सही लिखा, मैंने जो ऊपर लिखा उसको भी मैंने समझा दिया। एक मतलब एक प्रकार से निष्कर्ष में क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आया, बस कंक्लूजन में जो पीछे जो एक्सटेंडेड जो पार्ट था ना उसको भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि इसकी वजह से इसमें गहरा प्रभाव पड़ा है और जिससे भारत में इस्लामी विस्तार के लिए एक मंच तैयार हो गया। तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन का मतलब यही होता है कि जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसका एक्सटेंडेड वर्जन यानी उसको संक्षेप में आपको समझा देना है और उसका प्रभाव, ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ा वो निष्कर्ष में आपका आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव क्या है आपको अप्रोच भी दिखानी होती है यहाँ पे। तो ये जो है ना आपके पास ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, इसके कई मैंने कारण लिखवा दिए आपको। तो आप देख रहे हो कि आप जो पढ़ते हो वो अलग होता है लेकिन जो आता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में भाई ये वही चीजें इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, इंग्लिश में वही है भाई, 8वीं सदी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम 711 में आए थे, ब्राह्मण डायनेस्टी यहाँ पे राज करती थी, राजा दाहिर थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़े, कुछ इमीडिएट इफेक्ट पड़े, इस्लाम का जो स्प्रेड हुआ, ठीक है, इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, साथ में क्या है कल्चरल और रिलीजियस को एग्जिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे इस्लाम जब आया तो उनके साथ क्या है, जो अदर जो धर्म थे वहां पे कौन कौन थे, हिंदू, बुद्धिस्ट, कुछ ऐसे मर्चेंट थे, कुछ अर्बन ड्वेलर्स थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को क्या है स्वीकार कर लिया था, कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जब ये कल्चरल को एग्जिस्टेंस आया तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये टॉलरेंट नीति अपनाई एक प्रकार से। ठीक है, टॉलरेंट नीति अपनाई, तो टॉलरेंट नीति जब अपनाई है इन्होंने तो एक प्रकार से क्या है वहां पे मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रही हिंदू और बुद्धिज्म की। नॉन मुस्लिम है उनके ऊपर बट एक कंडीशन रखी इन्होंने, नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया कर लगेगा, टैक्स है वो जो है नॉन मुस्लिम के ऊपर। ठीक है, नॉन मुस्लिम को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखने को मिला गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। एक प्रकार से क्या हुआ भाई, जो इस्लामिक लॉज है, कस्टम है, ये जो टैक्सेशन है, गवर्नेंस है, ये नए तरह के क्या है ये इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पे। ठीक है, साथ में स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिला, बहुत तरह के मान लो रिवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम आए, टैक्सेशन सिस्टम आया, रोड कैनाल्स वगैरह बनी, एग्रीकल्चर और ट्रेड में भी क्या है इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखो, एक्सपेंशन, ट्रेड रूट का एक्सपेंशन हुआ, कमर्शियल ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना ये हमें क्या बताती है, हमें यही बताती है कि भाई यहाँ पे जो मिडल ईस्ट
और जो सेंट्रल एशिया या इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड, नॉलेज और कल्चर हमें देखने को मिला। ठीक है, और एक प्रकार से ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था। किसका मतलब भाई, सिंध प्रांत है जो मुस्लिम साम्राज्य का। साथ में क्या है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे पोर्ट थे, देवल और जो मंसूरा पोर्ट पोर्ट थे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गए मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन इंडिया और इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ और रेड सी में। ठीक है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो कल्चरल जो फ्यूजन देखने को मिला, भाई उनके जो कल्चर से इंट्रोड्यूस हुआ, उनका जो लैंग्वेज है, कस्टम है, उससे लोग इंटरेक्ट हुए, जो इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है उससे वो लोग इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक्सचेंज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिला। ठीक है, और जो लोकल गवर्नेंस है और जो इंडो इस्लामिक कल्चर है, इनमें क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हमारे जो सिंध प्रांत के अंदर, और उससे ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जो नॉलेज ट्रांसफर हुई, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स और जो मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपने नॉलेज को शेयर किया एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक एंड द फिलोसॉफिकल आइडियाज जो हैं वो मिडल ईस्ट के इंडियन कॉन्टिनेंट तक पहुंचे। लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस देखे इंडियन हिस्ट्री में तो देखो इस्लामिक फुट क्या है होल्ड इंडिया में देखने को मिला। पहला ये सिग्निफिकेंट क्या था, पेनिट्रेशन बोल सकते हो इस्लाम का किसके अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इमीडिएट क्या है, लार्ज स्केल के ऊपर कन्वर्जन नहीं हुए थे यहाँ पे क्या हुआ, बट एक ग्राउंड वर्क है ना, एक प्रकार से एक मैदान जो है ना, खाली मैदान आ चुका था कि भाई बाद में जो मुस्लिम आए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे जो इस्लामिक एम्पायर्स बनाए, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल जो एम्पायर है, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन देखने को मिले, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला। क्योंकि पता होगा कि जो सिंध प्रांत है बहुत ही प्रॉस्पर रीजन था, साथ ही और भी जो एरिया थे, ये जो आपके जो सिंध प्रांत से किससे मतलब भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले, यहाँ के यहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा मतलब भाई पैसा और समृद्धि थी। तो जो मुस्लिम रूलर थे, जो बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे, उनका ध्यान इंडिया की ओर आकर्षित हुआ। जो मुस्लिम जो है ना, इनकर्शन जो है, मतलब एक प्रकार से इन्वेजन है, वो हमें देखने को मिला। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, तो सोशल स्ट्रक्चर में सीधी सी बात है भाई, जस्टिस और इक्वालिटी जो इस्लाम के जो शरिया कानून में देखने को मिलती थी, तो और जो उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे ऐसे फ्यूडल या कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर थी उसको चेंज करने की कोशिश की कुछ हद तक। कास्ट सिस्टम है रिमेन डोमिनेंट रहा। इस्लामिक जो आइडियाज हैं, जो एक प्रकार से जो लोअर कास्ट के जो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, उन्होंने इस्लाम में अपना कन्वर्जन कर लिया, उनको ये चीजें अच्छी लगी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म देखने को मिला। ठीक है, जो नए जो लैंड टेन्योर हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, वो हमें देखने को मिला, जिसने भाई लोकल जो इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट किया। और साथ में जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है वो उन्होंने मोर सेंट्रलाइज था उनका, एज कंपेयर टू ब्राह्मण जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता उनके। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन यही है कि भाई जो ये जो अरब का जो सिंध कंक्वेस्ट था ना, ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया, लॉन्ग टर्म कल्चरल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखने को मिला सिंध का इस्लामिक वर्ल्ड से, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखने को मिली ट्रेड के थ्रू, और जो कल्चरल एक्सचेंज है वो देखने को मिला, और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस जो है ना, जो सिस्टम है ये देखने को मिला। ओवरऑल हमें क्या पता चला कि भाई जो ये शॉर्ट लिव्ड जो है ना, मतलब भाई थोड़े टाइम के लिए जो सिंध रूल था, इसने बहुत इम्पैक्ट डाला और एक प्रकार से स्टेज या मंच तैयार कर दिया फ्यूचर इस्लामिक एक्सपेंशन इन इंडिया के लिए। तो ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी थी। ये जो कला है आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से चीजों को लिखना है। यहाँ पे आपको
एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको देखना है सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा भाई पॉलिटिकली क्या, मान लो भाई पॉलिटिकली क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, या फिर मान लो रिलीजन, ठीक है, रिलीजन के बारे में, रिलीजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपके सामने ये चीजें होनी चाहिए, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो हर एक चीज को, भाई सोसाइटी, पॉलिटिकल, रिलीजन, इकोनॉमी, विमेन्स, विमेन्स की क्या कंडीशन थी, ये जो चीजें है ना, ये जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे, आप उनको सोल्व करोगे, धीरे धीरे आप क्या है सीख जाओगे किसी टॉपिक को पढ़ना और उनके बारे में सीखना। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का जो है वीडियो थी, इसमें हमने कोशिश की कि भाई हम क्या है एक क्वेश्चन करें, और आज हमने क्या है ये एक क्वेश्चन अभी जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि भाई एनालाइज द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत्स, ये राजपूतों की हार के कारणों का विश्लेषण करें, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आज के लिए। आपको ये भी ट्राई करना है और ये भी करना है। कल इस क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, राजपूत डिफीट वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कल के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। थोड़ा टाइम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, आप अपना भी पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।